Hello everyone, my name is Ayushi Kalwar. Right now I'm serving in the Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes. मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के थ्रू हुआ था, जिसके बाद हमारा ट्रेनिंग पहले लबासना में फाउंडेशन कोर्स हुआ था 3-4 महीने का. उसके बाद फ्रॉम दिसंबर वी आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन फरीदाबाद. So the purpose of this video basically is to kind of share a few ideas, which might be useful for you for the prelims, which is going to be held on 28th May. तो अभी लगभग around we have 70 days. So I think अभी it's the time that we should actually be kind of prioritizing certain things and then doing things right so that we can actually make through the first stage of this examination. तो अभी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे शायद, तो इट्स ओके, मतलब अगर थोड़ा टाइम निकल रहा है मेंस के लिए पढ़ने के लिए तो दैट्स फाइन. बट इफ़ यू फील दैट अभी जैसे आपका प्रीलिम्स पहले ना निकला हो या फिर अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है प्रीलिम्स का, तो आई वुड सजेस्ट दैट नाउ यू शुड लीव योर मेंस का पढ़ाई एंड नाउ फोकस कम्प्लीटली ऑन प्रीलिम्स का जो भी आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. तो इसमें से बहुत सारे अभी जो एक्सपीरियंस होंगे बहुत सारे स्टेजेस में होंगे. आई बिलीव बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस होंगे जिनका अभी स्टैटिक पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ होगा. तो इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको प्रायोरिटी वाइज ख़त्म करनी है. तो द फर्स्ट थिंग वुड बी टू कंप्लीट योर स्टैटिक का सिलेबस. तो अगर आपको लगता है कि आपने इकोनॉमी अभी तक ख़त्म नहीं किया हुआ है या फिर पॉलिटी बहुत कुछ बाकी है पढ़ना या फिर साइंस एंड टेक का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस बाकी है, तो आई थिंक यू शुड फर्स्ट डू दैट एंड फिनिश दैट. ठीक है, तो क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट गेटिंग द मार्क्स. सो इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू सी दिस डेज प्रीलिम्स का जो पेपर आता है, इनफैक्ट 2-3 सालों से या फिर कह लो 4-5 साल से, थोड़ा सा वो बहुत ट्रिकी हो गया है. वी रियली डोंट नो कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे. बट इन पूरे जो भी एग्ज़ाम होता है इसमें वन थिंग आई थिंक यू विल यू प्रोबेबली हैव सीन योर सेल्फ एंड लोगों ने भी आपको बताया होगा कि कुछ स्टैटिक के ऐसे एरियाज़ हैं जो कि रिलायबल हैं बहुत हद तक, और उसको आप मतलब डेफिनेटली आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो फर्स्ट थिंग वुड बी टू कवर द स्टैटिक पोर्शन इफ़ यू हैव नॉट कवर्ड इट एंड रिवाइज देम रेगुलरली. स्टैटिक पोर्शन किसका? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ. बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ें कि नहीं, मेडिवल और एंशियंट पढ़ें कि नहीं, इससे आते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो आई थिंक अभी टाइम है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं मेडिवल और एंशियंट के, तो यू रियली कैन नॉट अफोर्ड काइंड ऑफ टू मिस दोज पोर्शन. तो क्योंकि थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए लोग प्रीलिम्स में रह जाते हैं, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने भी 2020 का प्रीलिम्स दिया था तो मेरा निकला नहीं था एंड आई रियलाइज़ की काफ़ी गैप्स रह गई थी, और तब मैंने मेडिवल भी नहीं पढ़ा था. एंड यू रियलाइज़ की मतलब अगर थोड़ा पढ़ के जाते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ करके एजुकेटेड गैस कर सकते हैं. तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप स्टैटिक को अच्छे से कवर करें, उसको रिवाइज करें, और कोई भी पोर्शन जो मेजर पोर्शन है उसको कभी छोड़ के ना जाए एग्जाम में, स्पेशली अभी क्योंकि यू हैव टाइम. 70 days इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव, सो दैट यू कैन अभी कुछ नया अगर पढ़ना होगा तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड वुड बी ऑब्वियसली जो पढ़ रहे हैं उसको रेगुलरली रिवाइज करना, बिकॉज रिविजन नहीं करने का मतलब यही होता है कि उस चीज़ों को मतलब हम भूलते जाते हैं. दैट्स लाइक नॉर्मल थिंग, हैपन्स विथ एवरीवन. हमको लग सकता है कि हमको याद रहेगा, पर एग्जाम में जाके यू विल रियलाइज़ कि नहीं, ये पढ़ा लग रहा है, पता नहीं क्या है. एंड अल्टीमेटली हमको ये भी एग्जाम में जाके ना ये एक और प्रेशर बन जाएगा कि अच्छा ये तो पढ़ के आए हैं, ये तो अटेम्प्ट करना चाहिए. तो इस चक्कर में काफ़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं. बट व्हेन यू हैव रिवाइज्ड इट, ठीक है, एटलीस्ट 3-4 बार अगर पढ़ के जा रहे हैं आप, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ये तो यही होना चाहिए, बिकॉज ये तो मैंने इतने बार पढ़ा है, मेरा राइट नहीं होगा तो किसी का राइट होगा. तो वो वाला कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आता है अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो. और रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है ही, सो दैट इज़ लाइक देयर. बोरिंग लग सकता है रिवाइज करना कई बार, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड इनफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना हो सके, मतलब स्पेशली 2011-2013 से लेके आप अगर 2022 तक का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें. आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, 2020 में एक सवाल आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होता है. ये क्वेश्चन था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट होता है. आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग द क्वेश्चन.
तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था उस टाइम पे, और सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन 2021 वाले प्रीलिम्स में भी आया था। तो आई रियलाइज़ किया अरे ये तो मेरा गलती हुआ था लास्ट टाइम, एंड अभी जैसे मैंने अपनी गलती को रिकॉग्नाइज़ किया, उसको उस हिसाब से पढ़ा, तो अब तो मैं भूल ही नहीं सकती वो कंसेप्ट। तो वो क्वेश्चन फिर से एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है कई बार। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, राइट, रियलाइज एंड एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिस ना करें। और इन सब के बाद इफ़ यू आर डन विद दिस, देन आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर रहता है जो यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो होता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में आई थिंक many people are studying from newspaper। तो न्यूज़पेपर तो ऑब्वियसली इज़ अगेन अ गुड थिंग टू डू, मतलब इफ़, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं रेगुलरली, तो उनको लगता है कि कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो अब आई वुड से ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली, मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाए न्यूज़पेपर, तो इतना उसको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मंथली मैगजीन्स हैं कोई भी इंस्टीट्यूट का या फिर कोई PT 365 ऐसा जो कंपाइलेशन आता है, वो आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। विजन IAS हो या फिर ओनली IAS हो या फिर इनसाइट्स का हो, कोई भी, एवरी वन इज़ लाइक गुड इनफ। मतलब जो भी मैगजीन्स आते हैं ऑलमोस्ट सेम टॉपिक ही कवर्ड होते हैं सब में। सो यू कैन पिक वन एंड रिवाइज इट। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके इफ़ यू डू वन एंड उसको अच्छे से रिवाइज कर लें 2-3 बार, ताकि हम फिर मिस्टेक ना करें उसको लेके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है आपके इसमें, वो हो गया आपका टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत सारा डाउट रहता है कि कितने पेपर करें कितने नहीं करें। तो टेस्ट सीरीज़ में एक तो 2 होते हैं, एक तो पहला हो गया सेक्शनल हो गया आपका, और एक दूसरा हो गया जो कि फुल लेंथ हो गया। तो आई थिंक फुल लेंथ वाला आपको करना चाहिए, मतलब बिकॉज फुल लेंथ में ऐसा होता है कि आपका से उसमें आपका सारा जो आपने जब पढ़ लिया होगा ना, तब आप आराम से उसको करके आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि एक टाइम में अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, एक बार में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो वो सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज़। और सेक्शनल वाला भी आप कर सकते हैं। सपोज आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो पॉलिटी पढ़ा है, उसके बाद टेस्ट करने के लिए कि भाई कितना पढ़ा है, याद है कि नहीं, तो उसके लिए आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, फिर एनवायरमेंट का लगा लीजिए, वैसे करके यू कैन डू इट। सो दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब सेक्शनल यू कैन डू and full length also you can do। full length in fact you should do, you should not miss on full length test। तो full length at least आप 10 करके जाइए मेरे हिसाब से, like +-5 +-2 I mean 8 to 15 full length is good enough I think for anyone who is trying to get into it कि भाई कितना मार्क्स आ रहा है। लेकिन मार्क्स एक और बात है, हाँ, टेस्ट सीरीज़ में जो मार्क्स आते हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही होता है यूपीएससी से। यूपीएससी के क्वेश्चंस कुछ अलग ही होते हैं, कोई इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नो वन कैन मैच दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो इतना उसको अगर मार्क्स नहीं मिल गए तो ज़्यादा उसको उदास होने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। मतलब यू जस्ट नीड टू चेक कि भाई ये जो मैंने पढ़ा था वो गलत नहीं होना चाहिए अपना। मतलब सपोज अगर कुछ मैंने पार्लियामेंट पढ़ा है, तो ऑब्वियसली लोकसभा राज्यसभा पे अगर कोई सवाल आ रहा है, स्पीकर पे कोई सवाल आ रहा है, तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज आई हैव स्टडीड इट। लेकिन कोई रैंडम कुछ सवाल पूछा है कोई स्पेशीज़ के बारे में जो पता ही नहीं, वो कभी मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड ही नहीं है, तो ठीक है, अगर वो गलत होता है इट्स ओके। मतलब देयर आर लो चांसेस कि वो पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में, राइट। और जो गलतियाँ हो रही है उसको एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए, मतलब टेस्ट देने के बाद, ताकि देख लें कि कहाँ मिस्टेक हुई और क्यों हुई। सो दैट इज़ वन थिंग। और लास्ट इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सी सैट में बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सभी। इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर। यू मे बी अ मैथ्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यू मे बी एन इंजीनियर। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम NITs and IITs who are not are not able to clear this examination, especially last 2-3 साल में ये पेपर काफ़ी ट्रिकी हो गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस पेपर ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका GS का पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर CSAT नहीं हो पा रहा है आपसे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आप किस लेवल पे हैं CSAT के। तो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको देखिए कि आप कितना कर पाते हैं वो क्वेश्चन, और टाइम बाउंड मैनर में, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर कोई क्वेश्चन आप आराम से बैठ के अगर 20 मिनट लगा के कर रहे हैं तो एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, दैट्स देयर। बट
the point is that are you able to solve enough number of questions in 2 hours, and are you able to score, have a good score in that paper? That is very important. तो आप टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए आपकी कमी कहाँ है। उसके बाद अगर जो भी आपको लगता है मतलब आपको करना चाहिए उसके लिए, CSAT के लिए, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी कोर्सेस हैं, बहुत सारे CSAT पढ़ाते हैं लोग, तो यू कैन लुक इनटू इट। CSAT का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो UPSC CSAT के आई थिंक 2011 से पेपर्स हैं, तो वो 11 से लेके 22 तक आपको पेपर देख लेना चाहिए किस तरह के आ रहे हैं। हालांकि आप एक डिफरेंस नोटिस करेंगे उसमें कि 2011-12 वाले पेपर थोड़े अलग हैं, और अभी 3-4 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े अलग हैं, या फिर कह लो मतलब आई थिंक 2013 ऑनवर्ड्स। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पीछे से शुरू कीजिए, 2022, 21, 20 वैसे करके यू कैन जस्ट लुक इनटू द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सपोज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ एवरेज, then go and look into average का concept कैसे होता है, क्या होता है, and try to solve questions of average which have been asked in the previous year question. And also you can give CSAT का test also, 4-5 टेस्ट भी लगा सकते हैं, and it all depends on your kind of where do you stand on CSAT. बहुत लोग ऐसे होंगे जो उनका हो सकता है कि CSAT में they are comfortable, तो it's okay. आप फिर भी आप मेरे हिसाब से even if you're very much comfortable, you should not ignore the previous year question. You should at least look into them कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब डाउट हो रहा है कंप्रहेंशन जो क्वेश्चन आते हैं CSAT के, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब में अवेलेबल, फ्रीली आप देख सकते हैं। या फिर यू कैन ऑल्सो टेक सम कोर्स, अगर मॉड्यूलर कोर्स कोई है जो कि थोड़ा मतलब आपको ऐसे 20-25 लेक्चर में कुछ अच्छे से बता दे। ऑल्दो आई हैव नॉट जॉइंड एनी कोर्स ऑफ CSAT, सो आई रियली कैन नॉट से, बट ऐसे कोर्सेज होते ही होंगे। आई थिंक यू हैव टू रियली आइडेंटिफाई, बट इवन इफ यू डोंट हैव इट, आई थिंक यूट्यूब में बहुत कुछ है विच यू कैन डू। तो इट्स ओके मतलब बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो आते हैं और बोलेंगे कि भाई ये नहीं आता, हमसे मैथ्स नहीं होता, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेट मी टेल यू, एवरीवन इज़ इन द सेम पेज ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है ना, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। तो आई थिंक एवरीवन कैन डू इट, और ऐसा कुछ इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, राइट। तो सिमिलरली GS के लिए भी यू हैव टू प्रैक्टिस द पेपर्स, एंड द आर्ट ऑफ पेपर सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। किस तरह से आप टाइम मैनेज करके 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो दोज थिंग्स एक्चुअली हेल्प इन द मेन एग्जामिनेशन, right? So to actually sum up the entire video, the first thing would be complete your static portion, second would be revise them regularly, third is do the PYQs, मतलब सब कुछ अच्छे से 2011 से लेके, देन द फोर्थ थिंग वुड बी करंट अफेयर्स के लिए इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग समथिंग न्यूज़पेपर, इट्स ओके, इवन इफ यू नॉट डूइंग दैट, एंड इफ यू वांट टू स्विच टू एनी कंपाइलेशन, दैट्स ओके, बिकॉज वो एक जगह पे होता है, तो इट हेल्प्स, सो यू कैन गो थ्रू एनी वन कंपाइलेशन विच इज़ देयर। Fifth would be doing test series, full length test at least you have to do 8 to 10 at least you should give, and yeah, sixth would be CSAT को अच्छे से करें। और अगर कोई भी ऐसे डाउट हो, कुछ भी प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट, तो मे बी यू कैन कमेंट एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर इफ पॉसिबल। सो थैंक यू, आई जस्ट होप कि कुछ काम आ जाए आपके, एंड अल्टीमेटली इट्स अबाउट डूइंग काइंड ऑफ थिंग्स इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे। सो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हमको लगे कि आज पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट प्लीज़ डोंट लेट दैट काइंड ऑफ थिंग कम इन योर वे, बिकॉज मूड तो एक दिन होगा, 10 दिन नहीं होगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू नॉट स्टडी, राइट। यू हैव टू स्टडी, दैट्स व्हाट इट इज़। अभी 70 डेज ही हैं, तो इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। आई थिंक अगर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हो जाएगा। बहुत लोगों का बहुत कुछ ख़त्म नहीं हुआ होगा, अभी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू हैव अराउंड 12-13 days of March, you have around April, you have May, तो अप्रैल तक 30 तक आप ट्राई करिए कि आप सब खत्म कर लें, एंड मे को आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल, एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू।